सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी आबादी 40 करोड़ हो और उस पर सदियों तक मुट्ठी भर बाहरी लोग राज करते रहें। आखिर ये हुआ कैसे? आज हम दार्शनिक ओशो की इसी सवाल पर दी गई एक बहुत ही उत्तेजक और विवादास्पद व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बात हो रही है ब्रिटिश भारत की। जब वो अपने चरम पर था तो उसकी आबादी थी एक हैरान कर देने वाली संख्या, पूरे 40 करोड़। और यहीं पर ओशो एक बहुत ही चौंकाने वाली और सच कहें तो एक चुभने वाली बात की तरफ ध्यान खींचते हैं। 40 करोड़ लोगों के इस विशाल देश पर हुकूमत कौन कर रहा था? ग्रेट ब्रिटेन। और उसकी खुद की आबादी उस समय कितनी थी? महज 3 करोड़। ये फर्क, ये इतना बड़ा अंतर ही अपने आप में एक बहुत असहज सवाल खड़ा करता है। तो ओशो के इस पूरे जटिल तर्क को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो दर्दनाक सवाल क्या है, फिर ओशो इसका दोष किस पर डालते हैं, इसके बाद विज्ञान की उपेक्षा वाला पहलू, चौथा वो 2000 साल पुराना पैटर्न जिसे वो उजागर करते हैं, और आखिर में इस सब का हल क्या है, संतुलन के लिए उनका नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो एक दर्दनाक सवाल बिल्कुल सीधा है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विशाल देश इतनी आसानी से बार बार गुलाम बनता कैसे गया? देखिए, ओशो के मुताबिक शर्म की बात सिर्फ गुलाम होना नहीं है। असली सवाल तो यह है कि ये नौबत आई ही क्यों? मतलब कैसे एक इतनी विशाल और पुरानी सभ्यता बार बार छोटे छोटे हमलावर गुटों से हारती चली गई। ओशो का मानना था कि हमें हमलावरों की तरफ देखने के बजाय आईने में खुद भारत को झांकने की जरूरत है। और यहीं से उनका तर्क और भी गहरा हो जाता है। आते हैं दूसरे हिस्से पर, दोष भीतर ही है। और यहाँ ओशो उस हर आम धारणा को एक झटके में खारिज कर देते हैं जो हम सुनते आए हैं। तो देखिए, आमतौर पर क्या माना जाता है? यही कि जो हमलावर थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन ओशो का नजरिया वो ठीक इसके उलट था। उनका दावा था कि इस गुलामी के लिए जिम्मेदार भारत के अपने ही तथाकथित ऋषि मुनि थे। और इसे उन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ कहा भी है। उनका ये कथन सुनिए, तुम अंग्रेजन के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। अब ये एक ऐसा बयान है जो किसी को भी एकदम से चौंका दे। तो सवाल उठता है कि भाई ऋषि मुनियों ने ऐसा किया कैसे? ओशो के मुताबिक एक दर्शन के जरिए, जिसे वो पलायनवाद कहते हैं। मतलब एक ऐसी सोच कि ये दुनिया, ये भौतिक संसार सब एक भ्रम है, माया है, और असली सच्चाई तो कहीं और है। ओशो का तर्क था कि इसी सोच ने लोगों में एक तरह की निष्क्रियता भर दी, एक ऐसे देश का निर्माण कर दिया जिसने अपनी रक्षा की परवाह ही छोड़ दी, क्योंकि उसकी नज़र में ये दुनिया बचाने लायक ही नहीं थी। और इसी पलायनवाद का सीधा नतीजा हमें तीसरे हिस्से पर ले आता है, विज्ञान की उपेक्षा। मतलब देश की सारी बौद्धिक ऊर्जा एक गलत दिशा में बह गई। अपनी बात को और साफ करने के लिए ओशो एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस दिमाग प्राचीन भारत में पैदा हुआ होता तो वो कहाँ होते? ओशो कहते हैं किसी लैब में नहीं, वो हिमालय की किसी गुफा में बैठकर राम राम जप रहे होते। ये एक बहुत तीखा उदाहरण है ये बताने के लिए कि कैसे भारत की सबसे तेज बौद्धिक क्षमता विज्ञान और तकनीक से हटकर सिर्फ आध्यात्म की तरफ मोड़ दी गई। और वो आध्यात्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, तोपों और बंदूकों का सामना नहीं कर सकता था। ओशो इस मामले में बहुत साफ थे। उनका कहना था कि चरखा काटना, खादी पहनना, उपवास रखना या योगासन करना, इन सबको महान गुण बनाकर पेश किया गया। लेकिन जब सामने एक तकनीकी रूप से उन्नत दुश्मन खड़ा हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेअसर थीं। लेकिन ओशो का ये तर्क सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं था। और यहीं हम आते हैं चौथे हिस्से पर, एक 2000 साल का पैटर्न। वो इसे एक बहुत गहरी और बार बार दोहराई जाने वाली कमजोरी के सबूत की तरह देखते थे। उन्होंने पिछले 2000 सालों के इतिहास की तरफ इशारा किया। हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, फिर पुर्तगाली, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। उनका कहना था कि कहानी हर बार एक ही थी। जो कोई भी बेहतर तकनीक और हथियारों के साथ भारत आया, वो यहाँ का शासक बन बैठा। ये एक लगातार दोहराया जाने वाला पैटर्न था जो बस चलता ही रहा। और शायद उनका सबसे विवादास्पद दावा अब आता है। ओशो के मुताबिक 1947 की आज़ादी भारत ने अपने दम पर जीती नहीं थी,
बल्कि ये तो दूसरे विश्व युद्ध का एक साइड इफेक्ट था, जिसने ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया था कि वो अपना साम्राज्य संभाल ही नहीं सकता था। ओशो के लिए ये भी भारत की अपनी आंतरिक शक्ति की कमी का ही एक और सबूत था। तो ठीक है, इतनी गहरी आलोचना के बाद सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। ओशो के पास इसका भी एक जवाब था, और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, संतुलन की एक दृष्टि, यानी एक मजबूत भविष्य के लिए उनका नुस्खा। उनकी दृष्टि बहुत साफ और संतुलित थी। उन्होंने 2 कदम सुझाए। पहला, पूर्व को और खास तौर पर भारत को पश्चिम से विज्ञान सीखना होगा, और दूसरा, पश्चिम को जो विज्ञान में तो माहिर है उसे पूर्व से आध्यात्म सीखना होगा। उनका मानना था कि पूरी दुनिया को इसी संतुलन की जरूरत है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, उनकी प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा कि विज्ञान ही असली बुनियाद है, और इस ठोस वैज्ञानिक बुनियाद के बिना अध्यात्म का कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लो, वो सिर्फ एक कल्पना है जो पहले ही झटके में ढह जाएगा। और ये पूरी व्याख्या हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि क्या किसी भी संस्कृति का जो मूल दर्शन होता है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, या जैसा ओशो ने भारत के मामले में तर्क दिया, क्या वही दर्शन उसकी सबसे गहरी कमजोरी भी बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।